जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग कक्षा 10 के जो 2024 में जो मैट्रिक एग्जाम होने वाले हैं, कुछ दिनों में आप लोग को एग्जाम चालू होने वाले हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोग सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे। इसी रिवीजन में मैराथन में आज हम लोग एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सम्मिलित रूप से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आप फ्रेंड सर्कल हैं सबके साथ वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो मज़ेदार होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। और इस क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं दोस्तों, वो सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, और वीडियो को एक बार शेयर कर दे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों आप लोग कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है। पहले दोस्तों देख लेते हैं सोशल मीडिया हम लोग हैंडल जो है। अगर व्हाट्सएप चैनल से आप नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप चैनल से आप भी जुड़ जाइए, ठीक है। स्कूलिंग एजुकेशन के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, उसमें आप जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे आप हम लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से चैनल से जुड़िए। वहाँ पे आपको जितने भी स्टडी मटेरियल्स है, पीडीएफ है और जितने भी आपके वीडियो लिंक्स हैं, नोटिफिकेशन सारे आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्कूलिंग एजुकेशन। आज आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग का आज का पहला प्रश्न है। जोसेपी मेजिनी, ठीक है। जोसेपी मेजिनी मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। तो जोसेपी मेजिनी, ये इसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। पहला में दिया है 1807 जिनेवा में, दूसरा में 1807 इटली में, तीसरा है 1808 जेनेवा में और चौथा है 1808 इटली में। तो राइट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो जोसेपी मेजिनी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1807 जेनेवा में इनका जन्म हुआ था। टिक लगा लेंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कितने प्रश्न हो रहे हैं सही, तो आप लोग बताते जाएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करते जाइए, ठीक है। और मैं यहाँ पे बताते जाऊंगा इसका राइट ऑप्शन क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1807 जेनेवा में जोसेपी मेजिनी का जन्म हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 14 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या फिर 14 अप्रैल 1917। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जनरल डायर के नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। बैसाखी के महीने में बैसाखी त्यौहार था। उस टाइम पे अमृतसर में एक मेला लगता है, तो उसी मेले के दौरान जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग कहाँ पे है, तो ये अमृतसर में है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919। ये किसके नेतृत्व में हुआ था ये हत्याकांड, तो ये जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो ये पहला है जेम्स हरग्रीव्स, दूसरा में है रॉबर्ट हरग्रीव्स, तीसरा में जेम्स रॉबर्ट, तीसरा में रॉबर्ट विलियम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं जेम्स स्पिनिंग जेनी मशीन क्या है। तो ये एक मशीन था, ठीक है, जिसको उपयोग वस्त्र बनाने के लिए, तकलियां घुमाने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो यह एक साथ कई सारी तकलियां एक साथ घुमा सकता था, और जो मनुष्य जो है काम करने वाले लोग हैं उसकी संख्या कारखानों में कम हो गई, ठीक है। जिसके कारण लोगों ने इसका विरोध किया था। मजदूरों ने, जो कारखाने मजदूर हैं उसके मजदूरों ने इसका विरोध किया था, ठीक है। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था और किसने वो किया था, तो इसका आविष्कार जो है दोस्तों 1764 में, 1764 में हुआ था। किसने किया था, तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, जेम्स हरग्रीव्स, ठीक है। 3 नंबर का स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स कितने में, 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा, ठीक है, काली मृदा पाई जाती है किस राज्य में पाई जाती है। पहला दिया है जम्मू कश्मीर, दूसरा दिया है गुजरात, तीसरा दिया है राजस्थान, और चौथा झारखंड। तो काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों सबसे ज़्यादा, तो हम लोग देखते हैं गुजरात में जो है काली मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। काली मृदा आपकी गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर आपका 5। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित किस खनिज के लिए उत्पादन के अग्रणी है। जो कोडरमा, झारखंड का जो कोडरमा जिला है वह किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है। पहला दिया है लोएस, दूसरा है तांबा, तीसरा है सोना और चौथा है अबरक। तो झारखंड का जो कोडरमा जिला है दोस्तों वो किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर 4 अबरक के लिए प्रसिद्ध है।
रूबी अब्रक यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट रूबी अब्रक जो है वो यहाँ पे आपके निकलते हैं क्वार्टर मार्क्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य के विधानसभाओं में मनोनीत महिला सदस्यों का प्रतिशत 10% से कम है। तो जो राज्य विधानसभाएं हैं वहाँ पे जो मनोनीत महिलाएं हैं, सदस्य हैं, उसकी प्रतिशत कम है क्या? ये 2018 का प्रश्न है दोस्तों, तो उस समय के अनुसार पूछा गया। तो 5%, 10% से कम, 6% से कम या फिर 3% से कम। तो किससे किससे कम है? तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा सही, 5% से भी कम है, ठीक है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो नरेगा था, ठीक है, इंग्लिश में नेशनल नेशनल आपके रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम जो है ये है नरेगा, ठीक है। 2001, 2004, 2005 या फिर 2006। तो नरेगा जो आया था वो कब आया था दोस्तों? बाद में इसका नाम हम लोग मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। तो पहले नरेगा के रूप में था। तो इसका जो गारंटी अधिनियम वो कब आया था, वो एक्ट कब आया था? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 2005 में मनरेगा आया था, ठीक है। तो टिक लगा लेंगे इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों, तो फ्रेडरिक सोरियो कौन था? फ्रेडरिक सोरियो कौन था? पहला दिया है फ्रांसीसी दार्शनिक, दूसरा फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, तीसरा फ्रांसीसी चित्रकार, चौथा है फ्रांसीसी इतिहासकार। तो फ्रेडरिक सोरियो की बात करें दोस्तों, ये कौन था? तो ये आपका एक फ्रांसीसी चित्रकार था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? तो 1848 में 1848 में एक चित्र बनाया था, चित्रों की श्रृंखला लाया था। उसके माध्यम से इन्होंने गणतंत्र और स्वतंत्रता फिर ज्ञानोदय राष्ट्र की आदर्श को प्रस्तुत किया था। किसको प्रस्तुत किया था? तो गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय राष्ट्र की जो आदर्श है उसको प्रस्तुत किया था। किसके माध्यम से? चित्र की श्रृंखलाओं के माध्यम से। कब? तो 1848 में। फ्रेडरिक सोरियो कहाँ के थे? तो ये फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी इतिहास चित्रकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह कथन किसने कहा था? किसने कहा है कि जब फ्रांस सीखता है, ठीक है, फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसको? बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। पहला है दिया है लुई 16वां, दूसरा दिया है मेटरनिक, तीसरा है नेपोलियन, नेपोलियन टाइप हो गया, मिस टाइपिंग है, नेपोलियन, और चौथा है लुई 15वां। तो जो यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा दोस्तों, मेटरनिक ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? तो ये कथन किसका? मेटरनिक का कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वीना सम्मेलन। वीना जो है, वीना सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला है 1814, दूसरा 1812, तीसरा 1815, चौथा 1816। तो वीना सम्मेलन की बात करें दोस्तों, ये कब हुआ था? तो ये 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1815, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, यंग इटली, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? 1831, 1830, 1930, 1931। तो यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? यह 1830 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1830। किसने किया था? तो जेसेपे मैथिसनी ने किया था, जेसेपे मैथिसनी, ठीक है, मैथिसनी ने किया था। यह क्या था? तो ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। यंग इटली क्या है? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। इसकी स्थापना जो है जोसेपी मैथिसनी ने किया था। यह 1830 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है दोस्तों, खून और खड़ की नीति किसकी थी? खून और खड़ की नीति पहला दिया है बिस्मार्क, दूसरा है राजा विलियम प्रथम, तीसरा है इमैनुअल द्वितीय, और चौथा है लुई 16वां। तो जो जो ये खून और खड़ की नीति है दोस्तों, वह किसका था? तो हम लोग देखते हैं, ये आपका बिस्मार्क सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 खून और खड़ की नीति था। तो बिस्मार्क क्या कौन था? तो ये पर्सा का चांसलर था, ठीक है, पर्सा का चांसलर था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पर्सा का चांसलर बिस्मार्क, खून और खड़ की नीति। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वह समुद्र से उत्पन्न होने वाले जो ज्वार और भाटा आते हैं, तो उसके माध्यम से उस ऊर्जा को एकत्रित करके उसको देखते हैं हम लोग, जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया था। तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पहला है गैर नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन में दिया है दोस्तों गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय। ये क्या होता है?
ये पहले जान लेंगे। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जो संसाधन असीमित है, इसका खत्म नहीं हो सकता है, लगातार उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और गैर नवीकरणीय संसाधन, इसके संसाधन जो है सीमित होते हैं, इसका उपयोग बारंबार नहीं किया जा सकता, ठीक। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका, एक नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ज्वारीय, ये तो हो गया। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जो लौह अयस्क है दोस्तों, वह किस प्रकार का संसाधन है? पहला दिया है नवीकरणीय योग्य, दूसरा है जैव संसाधन, तीसरा है आणविकरणीय, चौथा है सर्वव्यापक संसाधन। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? पहले यहाँ पे देख लेते हैं। नवीकरणीय तो अभी मैंने बताया कि इसका भंडारण असीमित होता है, या क्या बोलते हैं, इसका बारंबार उपयोग किया जा सकता है, खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका नवीकरणीय संसाधन एक हो गया, बताया मैंने। जैव संसाधन क्या होता है? या उत्पत्ति के आधार पर इसका डिवीजन किया गया है, जिसमें जो सजीव संसाधन है उसको हम लोग जैव संसाधन के रूप में जानते हैं। आणविकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो सीमित होते हैं, जिसका इसका भंडारण सीमित होता है, ठीक है। और सर्वव्यापक संसाधन क्या होता है? तो वे संसाधन जो हर जगह अवेलेबल होते हैं, उसको हम लोग सर्वव्यापक संसाधन बोलते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन लो है, किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? तो वो आपका एक आणविकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। आणविकरणीय संसाधन लोएस्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन सा सर्वव्यापक संसाधन है? पहला दिया है लौह अयस्क, दूसरा है कोयला, तीसरा है वायु और चौथा है पेट्रोलियम। तो सर्वव्यापक संसाधन, वैसे संसाधन अभी मैंने बताया कि सर्वव्यापक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसका जो आप क्या बोलते हैं, जो हर जगह अवेलेबल होते हैं, ठीक है। पूरे सृष्टि में हर जगह अवेलेबल है, उसको सर्वव्यापक संसाधन बोलते हैं। ऐसे कौन सा संसाधन? तो वायु जो है आपका हर जगह अवेलेबल होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, लोहा अयस्क हो गया, ये सारे आपके खनिज है। तो खनिज हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे लोहा की बात करें तो बिहार हो गया आपका, उत्तर प्रदेश में लोहा अयस्क उतना प्राप्त नहीं होता है जितना आपका छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया आपका, फिर उसके बाद फिर उड़ीसा, इस सब राज्यों में जितना प्राप्त होता है, ठीक है। कोयला कोयला भी उसी तरह हर जगह अवेलेबल नहीं है। पेट्रोलियम भी हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए तो पेट्रोलियम इतना महंगा प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वायु जो है आपका हर जगह अवेलेबल है, इसको सर्वव्यापक संसाधन के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो पहला है NH8, दूसरा है NH7, तीसरा है NH33 और चौथा है NH15। तो ये 2018 के क्वेश्चन है दोस्तों। तो उस टाइम पे जो NH7 है वो आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। NH7 में सात अलग अलग जो है NH को मिला करके NH44 बना दिया गया, जो वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, NH7। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण नहीं है। पहला है बांध, दूसरा है मशीन, तीसरा है मकान और चौथा है नदी। तो मानव निर्मित संसाधनों की बात करें दोस्तों, तो वैसे संसाधन जो मानव के द्वारा निर्माण होता है, ठीक है, मानव निर्मित, इसीलिए इसको बोला गया है मानव निर्मित संसाधन। वैसे संसाधन जो जिसको मानव निर्माण किया है। पहला है बांध, मशीन, मकान और नदी। तो ऐसे कौन सा है? तो नदी जो है दोस्तों, उसका निर्माण मानव ने नहीं किया है, ठीक है। बाकी आपका बांध देखते हैं मानव के द्वारा बनाया जाता है, मशीन मानव के द्वारा बनाया जाता है, मकान मानव के द्वारा बनाया जाता है, मगर नदी जो है वो आपके मकान जो है मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ठीक है, या प्राकृतिक रूप से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, मानव नदी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नवीकरणीय योग संसाधन का उदाहरण है। नवीकरण योग संसाधन अभी मैंने बताया कोई ऐसे संसाधन जिसका भंडारण असीमित होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे क्या है आपके एक नवीकरणीय संसाधन है। इसमें क्या दिया? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, लौह अयस्क। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पवन ऊर्जा, जो आपका एक नवीकरणीय योग संसाधन है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम और लौह अयस्क आपका एक अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्वी तट के नदी डेल्टा, जो पूर्वी तट है, भारत का पूर्वी तट है, फिर नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो भारत का पूर्वी तट पर कौन सी नदी डेल्टा जो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पहला काली, दूसरा लाल, तीसरा जलोढ़ और चौथा पीली मृदा, ठीक है। तो जो भारत का पूर्वी तट है दोस्तों, ये तो यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो आपका जलोढ़ मृदा हो जाएगा। जलोढ़ मृदा क्यों होगा? क्योंकि इसके पश्चिमी घाट से, ठीक है, पश्चिमी घाट से एक
कई सारी नदियाँ निकलती हैं इस पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट से यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपके जो गोदावरी है, फिर कृष्णा है, कावेरी है, यहाँ पे महानदी है। तो ये जो नदियाँ हैं वो अपने जो अवसाद है वो ला करके तटीय क्षेत्र में जमा करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे तटों में हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा जो है पूर्वी तट पे नदी डेल्टाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। ठीक, नेक्स्ट है कपास के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। कपास उत्पादन जो है दोस्तों, उसके उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। पहला दूसरा है लेटराइट, तीसरा है जलोढ़, चौथा है काली मृदा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, जो कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो जो काली मृदा है दोस्तों सबसे बेस्ट है कपास उत्पादन के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं आपके जो दक्कन का पठार क्षेत्र है वहाँ पे कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो कुल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, तो ऑप्शन पहला दिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर, चौथा है तीसरा है 31.8 लाख वर्ग और चौथा है 34.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 32.8 लाख। ठीक है, 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, एक 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें दोस्तों, तो किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है, तो पहला दिया है झारखंड, दूसरा दिया है बिहार, तीसरा दिया है उत्तराखंड और चौथा दिया है उत्तर प्रदेश। तो सीढ़ीदार खेती किस प्रकार होती है दोस्तों, जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है तो उसको सीढ़ियों में मतलब इस प्लेन करके इस तरह कटाव किया जाता है। ठीक है, जिससे कि जो हम बात करें तो जो पानी है उसको यहाँ पे बचाया जा सके। यहाँ पे क्या किया जाता है, मेड़ जैसा बनाया जाता है ताकि इस क्षेत्र में पानी पानी जमा रहे। ठीक है, इस तरह के करके सीढ़ीदार खेती की जाती है। इससे क्या होता है, जो पहाड़ी ढाल है उसको सीढ़ियों की तरह बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की खेती कहाँ किया जाएगा, तो उत्तराखंड जो है आपका, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सीढ़ीदार खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है आपका, वो तो आपका एक मैदानी प्रदेश है, बिहार भी आपका मैदानी प्रदेश है, झारखंड कुछ पठारी प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे सीढ़ीदार खेती नहीं होती है। उत्तराखंड जो है वो आपका वहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, पानी को रोकने के लिए यहाँ पे सीढ़ीदार बनाया जाता है ताकि वहाँ पे धान की खेती किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय से की सीधी भागीदारी नहीं करता है। जो यहाँ पे जो वन संरक्षण है या फिर पेड़ पौधे की संरक्षण है, तो उसका कौन सा तरीका समुदाय की सीधे भागीदारी नहीं करता। पहला दिया है संयुक्त वन प्रबंधन, दूसरा दिया है बीज बचाओ आंदोलन, तीसरा है चिपको आंदोलन और चौथा है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि वन्य जीव पशु विहार से परिसीमन या संरक्षण के सीधे समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता। ठीक है, चिपको आंदोलन देखते हैं हम लोग उत्तराखंड में शुरुआत हुई थी। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, बहुगुणा और उसके कुछ सहपाठियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का सही कारण नहीं है। ठीक है, कौन सी टिप्पणी जो है प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का सही कारण नहीं है। पहला दिया कृषि प्रसार, दूसरा है बृहद स्तरीय विकास परियोजना, तीसरा दिया पशुचारण और ईंधन लकड़ी और चौथा दिया तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो प्राकृतिक वनस्पति जात जैसे कृषि प्रसार करे तो उसमें प्राकृतिक वनस्पति जात होता है। ठीक है, प्राणी जात इसका कारण होता है। बृहद स्तरीय विकास परियोजना में भी देखते हैं हम लोग इसका संबंध है, पशुचारण और ईंधन से भी इसका संबंध है। ठीक है, लेकिन तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण ये इसका डायरेक्ट जो है सही कारण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। लेटराइट मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है, पहला दिया केरल, दूसरा दिया बिहार, तीसरा दिया उत्तर प्रदेश और चौथा दिया पंजाब। लेटराइट मिट्टी कहाँ पे होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। तो लेटराइट मिट्टी जो है अत्यधिक शुष्क, मतलब बहुत तेज गर्मी होती है। ठीक है, शुष्क और क्या बोल सकते हैं, अति उष्ण और अति वर्षा। ठीक है, अति उष्ण और अति वर्षा, उष्ण और अति वर्षा। अति वर्षा अति मतलब यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा वर्षा और बहुत ज़्यादा उष्ण मतलब गर्मी वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, क्यों होता है, तो उष्ण होता है, उसके बाद वर्षा होती है तो हम लोग देखते हैं जो ऊपरी सतह है उसका निस्क्षालन हो जाता है और पानी जो है
वो जो उसकी वो पोषक तत्व जो है वो सारी क्या होता है नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। केरल में लेटराइट मिट्टी मुख्यतः रूप से पाया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, पंजाब के क्षेत्र जो है दोस्तों वहाँ भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक, लेकिन अब वर्तमान में हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो अत्यधिक अति सिंचाई के कारण वहाँ पे हम लोग देखते हैं वहाँ की जो मृदा है वह लवणीय होती जा रही है, क्षारीय होती जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 1 सी होगा, लेटराइट मृदा, केरल। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है, जो राजस्थान का है उसका पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है, पहला जलोढ़, दूसरा है काली, तीसरा है लाल और चौथा है मरुस्थलीय मृदा। तो जो राजस्थान का बात करें दोस्तों, भारत का भारत का ये भाग जो है, इस भाग में यहाँ पे राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पे किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो हम लोग देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र में जो थार मरुस्थल है। ठीक है, तो वहाँ पे किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी, तो मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मरुस्थलीय मृदा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाएगी। निम्नलिखित कौन सी मिट्टी सूखने के बाद दरारें पड़ने लगती हैं, कौन सी मिट्टी की विशेषता है जो सूखने के बाद दरार पड़ती है, पहला दिया है जलोढ़, दूसरा है काली, तीसरा है लाल, चौथा है मरुस्थलीय मृदा। ये इससे हमेशा प्रश्न आते रहेंगे मृदा से दोस्तों। ठीक है, मृदा से कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, खास करके काली मृदा से। तो काली मृदा की विशेषता है दोस्तों, यह सूखने के बाद क्या होती है, इसमें दरार ही पड़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अभी फिर से आया प्रश्न है दोस्तों कि मृदा में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक किस मृदा में होती है, पहला जलोढ़, दूसरा काली, तीसरा लाल, चौथा है मरुस्थलीय मृदा। तो नमी धारण करने की सबसे क्षमता दोस्तों काली मृदा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, काली मृदा। काली मृदा की और विशेषता क्या क्या जो है, कम वर्षा होती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, तो चिपचिपी भी मृदा भी बोली जाती है। ठीक है, चिपचिपी मृदा हो जाती है, या इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसमें कपास उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट है। यह सूखने के बाद क्या होता है, इसमें सूखने के बाद यह चिपचिपा सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ने लगती है। तो ये सारी इसकी विशेषता है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं दोस्तों, तो निम्नलिखित कौन सी मृदा रवेदार आग्नेय चट्टानों में वाले कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, कौन कहाँ पे, रवेदार आग्नेय चट्टानों वाले कम वर्षा क्षेत्रों में। तो पहला दिया है जलोढ़ मृदा, दूसरा दिया है आपका काली मृदा, तीसरा लाल मृदा, चौथा है पीली मृदा। तो जो मृदा जो है रवेदार आग्नेय चट्टानों वाले कम वर्षा क्षेत्र में विकसित होती है, तो ये कौन सी है, तो लाल और पीली मृदा दोस्तों, ये आपकी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये रवेदार आग्नेय चट्टानों के वाले कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण नहीं है, निम्नलिखित में जो स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण नहीं है, तो स्वामित्व मतलब इस संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऐसा संसाधन जिस जिस पर स्वामित्व होता है। ठीक है, उसका उसको हम लोग किसी निजी पर्सन हो गया फिर, या फिर सरकारी संस्था हो गया, सहकारी समिति हो गया, समुदाय का अधिकार होता है, तो वो स्वामित्व के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है संसाधनों का। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो पहला दिया व्यक्तिगत, दूसरा दिया सामुदायिक, तीसरा निजी और चौथा लोएस्ट। तो देखते हैं दोस्तों स्वामित्व के आधार पर हम लोग देखते हैं इसका वर्गीकरण कौन कौन सा। तो व्यक्तिगत हो गया अर्थात निजी। ठीक है, निजी हो गया। ठीक है, निजी के बाद हम लोग देखते हैं सामुदायिक हो गया, ये भी आपका सही है। व्यक्तिगत सही है, सरकारी भी आपका सही हो जाता है। ठीक है, सरकारी के बाद सहकारी। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या स्वामित्व के आधार पर इसका वर्गीकरण है। लेकिन लो एज के दोस्तों यह आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। कौन सा नहीं है, वर्गीकरण नहीं है, तो लो एज जो है आपका स्वामित्व के आधार पर नहीं है। तो लो एज के प्रकार संसाधन है, तो लोएस आपका आणविकरणीय संसाधन है। ठीक है, या फिर स्थानिक संसाधन के रूप में भी जाना जा सकता है। ठीक है, तो यह एक खनिज संसाधन है, बाकी सारा तो ये आपका स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप कमेंट में बताएंगे कि 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, और किन्हीं प्रश्नों में आपको कोई डाउट हुआ है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है दोस्तों, वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।